हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब जुड़ गए हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजनयिक हैं। अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी पूर्व राजनयिक हैं। और साथ ही स्कंद आर तैल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी पूर्व राजनयिक हैं। तो हम सबसे पहले अभी की परिस्थिति पर बात करते हैं सज्जनहार साहब की। इस वक्त क्या हम वाकई में तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए? क्योंकि अभी तक केवल तारीखों की बात की जा रही थी, लेकिन अब हम हमले होते देख रहे हैं, धमाकों की आवाजें सुन रहे हैं। आर वी एट वॉर? दुनिया एक युद्ध में खड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जो अगर वहां से रूस ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर और पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है जो आप इससे अलग बने कर रहिए। और मेरे विचार से देखिए, वहां पर पूरे उसके जो यूरोप का जो नक्शा बना है द्वितीय महायुद्ध के बाद, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा हालांकि और जो देश हैं वो उसको रूस को चेतावनी देते रहे जो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमला नहीं करना चाहिए, परंतु जो भाषा हम देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को धमका रहे हैं जो आप इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होइए। अगर एक तो तरफ तो ये चीज है, और उन्होंने अपनी पूरे चारों तरफ या यूक्रेन के तीन तरफ, चाहे बेलारूस में उन्होंने 30-40 हजार अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है, वहां पर उनके यूक्रेन के पूर्वी साइड पर करीब 1 लाख लोग हैं, और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव में भी करीब 30 के आसपास युद्धपोत उन्होंने लगा दिए हैं। तो बिल्कुल जिसे कहा जाता है पिंसर मोड में यूक्रेन को अपने चंगुल में फंसा लिया है। और जहां तक पश्चिम की बात है, वहां पर पश्चिम जो यूरोप के देश हैं, ना तो उनके पास इतनी शक्ति है, ना उनके पास इतनी सक्षमता है। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका बिल्कुल ही डिवाइडेड नेशन है इस समय रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में। और जो उसका तजुर्बा हुआ है वहां पर अफगानिस्तान में, और जिस तरीके से वो वहां से निकला है, तो मेरे ख्याल से उनमें भी कोई ऐसा स्टैमिना नहीं है जो बाहर जाकर बहुत बड़ी बात आप मुकाबला कर पाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही, आप कह रहे हैं कि वो खुद ये नहीं चाहेगा कि वो किसी तरीके के युद्ध में जाए, लेकिन भाषा बाइडेन साहब की भी ऐसी नहीं है। तैल साहब, मैं अगर इसी मुद्दे पर आपके पास आऊं कि जो भाषा इस वक्त बाइडेन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा और यूनाइटेडली दिया जाएगा। और जब वो बात कहते हैं यूनाइटेडली, इसका मतलब वो यूरोपियन यूनियन के देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, पश्चिमी देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये एक क्या मैसेज देने का प्रयास? देखिए, आप पिछले 1-2 हफ्ते के जितने भी बयान देखें तो सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान प्रेसिडेंट बाइडेन के आए हैं और कुछ बोरिस जॉनसन के आए हैं। बाकी चाहे वो मैक्रोन हो, चाहे वो जर्मनी के राष्ट्रपति चांसलर हो, वो उस साथ साथ बाइडेन साहब के नहीं है। और जैसा एम्बेसडर सज्जनहार ने कहा, अमेरिका बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि लड़ाई में पार्टिसिपेट करे। यूरोप में कोई लड़ाई अगर होगी तो अमेरिका उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये उन्होंने बार बार कह दिया है। जहां तक सैंक्शंस का सवाल है, तो पुतिन साहब के देखिए 20 फरवरी को एक बहुत लंबी अपना उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। और अमेरिका ने 2004 के बाद से ये प्रयत्न किया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में दीवार खड़ी करें, और यूक्रेन में जो रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस हैं और यूक्रेनियन स्पीकिंग यूक्रेनियंस हैं, उनके बीच में दुश्मनी पैदा करें। और देखिए, छोटे देशों को बड़े देशों की सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। यूक्रेन को भड़काया गया, जॉर्जिया को भड़काया गया, अमेरिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेटो देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल नेपाल में ताहिल साहब, हम आपको रोक रहे हैं माफी के साथ। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास आते हैं लौटकर। यूएसए के एनएसए ने बाइडेन को हमले की जानकारी दे दी है। बाइडेन को हमले के बारे में ब्रीफ किया गया है। यूएस के राष्ट्रपति को इस हमले के बारे में जो यूएस के एनएसए उन्होंने जानकारी दे दी है। मतलब यह कि अब तक की जो तमाम कूटनीति थी वो एक तरह से फेल कही जा सकती है, मीनाक्षी। और अब युद्ध नीति के बारे में सारी बात हो रही है, इसलिए राज कादियान साहब को अब इस डिबेट में जोड़ लिया जाता है। राज कादियान साहब, जहां पर अब रूस और यूक्रेन खड़े हैं, अगर यह हमला है तो क्या इसके आगे और एस्केलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, या अभी भी कुछ ऐसी गुंजाइश आपको दिखती है कि दोनों देश कुछ संयम से काम लें तो एक बड़े युद्ध को टाला जाए?
ये पहली बात तो ये है, जो भी कुछ हुआ है, जो रूस ने किया है, वो अचानक नहीं हुआ। वो तो कई सालों से कह रहा है कि नेटो को और पूर्व में नहीं आने दिया जाए और यूक्रेन उसका मेंबर नहीं बनाया जाए। और उसने तो सेना जमा करे भी 5-6 हफ्ते पहले से कर रहा है, तो किसी को ऐसा अचानक कुछ नहीं हुआ। बाइडेन बार बार वो सैंक्शन की बात करते आ रहे हैं। सैंक्शन तो पुतिन ने भी सोचा होगा सैंक्शन लगेंगे, और उसने ये अपनी प्लानिंग में इसका हिसाब भी किया होगा। और यही वजह थी कि 4 फरवरी को पुतिन ने चीन के साथ एक 30 साल का गैस सप्लाई का समझौता भी कर लिया है, और जिसकी पेमेंट भी यूरोज में आएगी। तो उसने अपना जो भी कुछ कर सकता था इकोनॉमिक फ्रंट पर भी कर लिया है। अब मैं समझता हूँ मिलिटरीली इस ऑपरेशन के 3 फेजेस हैं। पहला फेज वो जो पूरा हो चुका है कि जहां पर जो सेपरेटिस्ट थे, जो रशिया के सपोर्टर हैं, जिनकी रशिया मदद कर रहा था लेकिन कोवर्टली, चोरी छिपे, वो इलाका जो उनके कंट्रोल में, वहां तक रशियन सैनिक आ जाए, वो फेज 1 हुआ। दूसरा फेज 2 कि ये लुहांस और डोनेट्स्क की जो बाउंड्री है वो और भी पश्चिम में है, पूरा इलाका सेपरेटिस्ट के काबू में नहीं था, वो वहां तक जाए। वो भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि पुतिन ने उन दोनों को एक अलग कंट्री घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक, और वो कहते हैं हमारी मदद मांग रहे हैं, हमारे एलाइज है, तो मैं मदद करूंगा। लेकिन अगर वो इससे बढ़कर यूक्रेन पर हमला करते हैं तो मॉरल जस्टिफिकेशन उनके लिए कम है, क्योंकि उन्होंने कादियान साहब जरा एक चीज ये समझाइए कि बाइडेन इतनी दूर बैठे हैं, नेटो कंट्रीज प्रैक्टिकली ये सारी जो धमकियां यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, नेटो कंट्रीज की तरफ से, यूएस की तरफ से रशिया को दी जा रही थी, उनका कितना असर आप देखते हैं? क्योंकि हमला तो रशिया ने कर दिया है, क्योंकि जो पास की जितनी कंट्रीज हैं रशिया के आसपास की, वहां पर तो वही सबसे ताकतवर है। देखिए, मेरा मानना है अमेरिका और यूरोप के तरकश में एक ही तीर है, वो है सैंक्शन का। वो अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। यूरोप तो 2 महायुद्ध देख चुका है, जहां केंद्र बिंदु यूरोप में था। हालांकि अभी पॉपुलेशन जो है वो 75-77 साल के हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अभी वो खुशहाली में रह रहे हैं, वो उनकी इकोनॉमी बढ़ी अच्छी है, कोई नहीं लड़ाई चाहेगा। अगर अमेरिका चाहेगा भी तो यूरोप शायद उसका साथ नहीं दे पाएगा। तो ये लड़ाई आप सीमित बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन इसके बावजूद एक युद्ध के मुहाने पर तो खड़ा हुआ है विश्व। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मल्होत्रा साहब, इसमें अगर हम रशिया का पक्ष भी देखें, रशिया ये कहता है कि हमने पहले ही साफ कर दिया कि हमें पूरब में नाटो का विस्तार कतई मंजूर नहीं है। अमेरिका हमारे बॉर्डर इलाकों में मिसाइल ताने खड़ा है, और उन्होंने इसकी तुलना की, अगर कनाडा या मैक्सिको की सीमा पर हम मिसाइलें तैनात कर दें तो फिर अमेरिका को कैसा लगेगा? देखिए, रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो मेरी असेसमेंट में बिल्कुल लेजिटिमेट है। आप एक तरफ हम सॉवरेनिटी की बात कर सकते हैं कि यूक्रेन का सॉवरेन डिसीजन है कि वो नेटो ज्वाइन करे या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे, लेकिन फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप अपना मकान की रिपेयर कर रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, ये आपका राइट है, लेकिन आप अपना मकान रिपेयर और रेनोवेट करते हैं तो उससे अगर मेरे मकान की फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो मुझे प्रिवेंटिव एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन बात यही है, जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, रशिया ने यही एश्योरेंसेस मांगी है नेटो से कि वो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा। अब बदकिस्मती से रशिया जो है पहले कुछ 10, 15, 20 साल तक कमजोर था, लेकिन जब और इसके चलते 14 नाटो के देश बन गए, उसके अड़ोस पड़ोस में वार्सा पैक्ट के, फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के, और वो कुछ नहीं कर पाया। 2008 में जब उन्होंने अनाउंस किया कि जॉर्जिया और यूक्रेन भी नाटो में शामिल होंगे किसी ना किसी दिन, तो रशिया ने, पुतिन तब तक आ चुके थे वहां 8-10 साल से, और बहुत एग्रेशन दिखाया उन्होंने। और आज जो हो रहा है ये रिपीट है 2008 में जो जॉर्जिया में हुआ था। एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करी थी रशिया ने जॉर्जिया में, वहां मिलिट्री इंटरवीन किया था, वहां की 2 ब्रेकअवे रीजन्स थे, माफी के साथ सर, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे और विस्तार से चर्चा करना चाहती हूं, लेकिन हमारे सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ गई हैं, ज्योत्सना, वो भी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, आप बताएं कि इस वक्त वहां की स्थिति क्या है?
बिल्कुल मीनाक्षी, जमीनी हालात तो लगातार आप लोग बता ही रहे हैं। हवा से किस तरह की स्थिति, आसमान से किस तरह की स्थिति दिख रही है, क्योंकि सुबह से ही हम ये खबर लगातार बता रहे हैं। जब आप थी, हुसैन थे, और हमने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है यूक्रेन। तो सबसे पहले अगर एयरपोर्ट्स की नंबर की बात करें तो 20 एयरपोर्ट्स यूक्रेन में इंटरनेशनल थे, लेकिन वो 2014 में थे जब रशिया ने क्रिमिया पर एनेक्सेशन नहीं किया था। उसके बाद एयरपोर्ट्स की संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन अभी भी 31 एयर स्ट्रिप्स हैं और 11 डिफेंस द्वारा मैनेज्ड वहां पर एयरपोर्ट्स हैं, एरोड्रोम्स हैं। ये तो टोटल नंबर है। अब ये आप देखिए स्क्रीन पर, मैं आपको इस ऐप के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह का यहाँ पर एयर स्पेस में ट्रैफिक मूवमेंट फ्लाइट्स का देखने को मिल रहा है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन के आसपास के इलाके आप देखिए, चाहे आप इस तरफ का फ्रांस वाला इलाका देखिए, बेलारूस वाला देखिए, मॉस्को रशिया वाला देखिए, या नीचे अफगानिस्तान सीरिया वाला इलाका देखिए, चारों तरफ आपको येलो कलर में छोटे छोटे प्लेन और इनकी मूवमेंट दिखाई दे रही होगी। ये एयर मूवमेंट है प्लेन्स की, जो यहां से उड़ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं। अब मैं इस यूक्रेन पे फोकस करूंगी और आप देखेंगी ये जो इतना एरिया है यूक्रेन का, जिसमें थोड़ा हिस्सा बेलारूस का भी है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एयर स्पेस मूवमेंट नहीं है। मोल्डोवा को देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन की राजधानी कीव देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एयर मूवमेंट आपको नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा थोड़े निचले इलाकों की तरफ, यानी पूर्वी इलाकों की तरफ जाएं, जहां पर बोला जा रहा है कि अलगाववादियों ने उनका यहाँ कब्जा है और रशिया ने इसको स्वतंत्र राज्य देश घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई आपको मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। इससे ऊपर मॉस्को की तरफ जाइए, यहाँ पर मूवमेंट एस्टोनिया में है, लातविया में है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूक्रेन की हवाई सीमा से बचकर ही जितना भी एयर ट्रैफिक है वो मूव कर रहा है। ज्योत्सना, बने रहिएगा, हम आगे भी आपके पास और कुछ अपडेट्स के लिए लौटेंगे। रूस के हमले पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने राजधानी कीव के नजदीक एयरफील्ड पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार के मुताबिक रशियन आर्मी ने मिसाइल से यह हमला किया है। रशियन सेना यूक्रेन के ओडेसा शहर में घुस चुकी है और खार्किव शहर के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अगर हम ये कहें हुसैन की मिलिट्री ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि कीव तक ये लोग पहुंच जाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।